स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो और चैनल की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं एसएमसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को सही तरीके से कैसे मार्क किया जाता है। यह बिटकॉइन का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ मार्केट नीचे से सपोर्ट लेकर रिवर्स करती है, फिर ऊपर मूव करती है और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देती है। इसके बाद मार्केट अचानक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे गिरती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती और उसी से पहले ही फिर से रिवर्स होकर ऊपर चली जाती है और अपना पुराना स्विंग हाई भी ब्रेक कर देती है। प्राइस एक्शन के हिसाब से जिस बेरिश कैंडल की बॉडी या उसकी विक के आसपास मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया था, प्राइस उस एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल तक पहुंची भी नहीं और उससे पहले ही बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और मार्केट ऊपर रिवर्स हो गई। यही कारण है कि कई रिटेल ट्रेडर्स को ऐसा लगा कि प्राइस सपोर्ट के पास आएगी तो वे लॉन्ग एंट्री लेंगे, लेकिन प्राइस बिना सपोर्ट को टच किए ही ऊपर निकल गई और ट्रेडर्स एंट्री मिस कर बैठे। अक्सर ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन के सपोर्ट पर डिपेंड रहने के बजाय स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना जानते तो आप सही जोन ड्रॉ कर सकते थे और जैसे ही प्राइस उस जोन में आती आप कॉन्फिडेंट लॉन्ग एंट्री ले सकते थे। इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक को गहराई से समझना ज़रूरी है। अब सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। जब मार्केट लगातार हायर हाइज बनाकर बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही होती है, तब बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी इस ट्रेंड को देखकर लॉन्ग पोजीशंस लेना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रिटेल ट्रेडर्स की तरह एक ही लेवल पर पूरी क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उनकी बाइंग साइज़ इतनी बड़ी होती है कि अगर वो लाखों की क्वांटिटी एक बार में बाय कर दें तो अचानक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि प्राइस तेज़ी से ऊपर स्पाइक कर जाएगी और उन्हें एसेट्स काफ़ी महंगे रेट पर खरीदने पड़ेंगे, मतलब उनकी ओवरऑल बाइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए स्मार्ट मनी को यहाँ 20 से 25 के प्राइस लेवल पर 5 लाख की क्वांटिटी में बाइंग करनी है, लेकिन इस लेवल पर अभी सिर्फ 2 लाख की सेलिंग क्वांटिटी अवेलेबल है। तो उस बिग इंस्टीट्यूशनल बायर के 5 लाख में से सिर्फ 2 लाख ऑर्डर्स ही तुरंत एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्डर के पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए उतने ही काउंटर ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। इसी वजह से उसे बाकी बची क्वांटिटी हायर प्राइस पर बाय करनी पड़ेगी, जिससे उसकी एवरेज बाइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर या सेलर कभी अपनी सारी क्वांटिटी एक ही प्राइस पर मार्केट ऑर्डर लगाकर एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि वह अपनी बाइंग या सेलिंग को एक जोन में यानी एक ब्लॉक में डिवाइड करके प्लेस करता है। और अगर उसके कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते और पेंडिंग रह जाते हैं तो स्मार्ट मनी प्राइस को वापस उसी एरिया में लाता है ताकि बाकी ऑर्डर्स फिल हो सकें। इसी वजह से प्राइस पहले ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आती है और जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस तेज़ी से रिवर्स हो जाती है। सरल भाषा में ऑर्डर ब्लॉक वही डिमांड या सप्लाई जोन होता है जहां इंस्टीट्यूशंस अपनी बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब ऑर्डर ब्लॉक समझ आ गया तो इसे चार्ट पर आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के दौरान जो बड़ी बुलिश मूव किसी ग्रीन कैंडल से शुरू होती है, उससे पहले वाली लास्ट बेयरिश रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में बड़ी रेड गिरावट से पहले वाली लास्ट बुलिश ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। लेकिन यह तरीका गलत है, क्योंकि वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक पहचानने के कुछ क्लियर रूल्स होते हैं। इन रूल्स को समझे बिना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने पर ज़्यादातर बार गलत जोन्स बनेंगे और लॉस होगा। इसीलिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पहचानने के लिए इन ज़रूरी रूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर होना ज़रूरी है। जब प्राइस हायर हाइज बनाते हुए प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है तो इसे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है और इससे यह कंफर्म होता है कि ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद हमें यह देखना होता है कि क्या प्राइस ने किसी जगह रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए फेक मूव यानी इंड्यूसमेंट बनाया है या नहीं। कई बार मार्केट पुराने हाई या लो के पास फेक ब्रेकआउट दिखाती है, जिससे ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं और बाद में मार्केट रिवर्स होकर उनके स्टॉप लॉस हंट करती है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लिक्विडिटी स्वीप का।
अगर किसी बेरिश मूव में लास्ट बेरिश कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है और उसके बाद प्राइस तेज़ी से ऊपर मूव करता है, तो इसका मतलब नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और ऐसी कैंडल पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। इसी तरह बुलिश स्ट्रक्चर में अगर लास्ट बुलिश कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर की लिक्विडिटी लेती है और उसके बाद प्राइस नीचे मूव करता है, तो वह भी ऑर्डर ब्लॉक के लिए वैलिड कंडीशन होती है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमें इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी को चेक करना होता है। अगर स्ट्रॉन्ग मूव के दौरान कैंडल्स के बीच क्लियर गैप बनता है, खासकर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच, तो उसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद अगर ऐसा इम्बैलेंस बना हुआ है और प्राइस ने उसे अभी तक फिल नहीं किया है, तो ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन अगर बाद की कोई कैंडल अपनी विक से उस जोन को टच कर लेती है और गैप फिल हो जाता है, तो ऑर्डर ब्लॉक कमज़ोर या इनवैलिड हो जाता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक तभी तक इफ़ेक्टिव रहता है जब तक प्राइस उसे पहली बार टच न करे। जैसे ही प्राइस उस जोन में आकर रिएक्ट कर लेती है, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है और फ्यूचर में उस जोन से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स ऑलरेडी फिल हो चुके होते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर लिक्विडिटी स्वीप इम्बैलेंस अनमिटिगेटेड एरिया और स्ट्रक्चर के पास इंड्यूसमेंट मौजूद हो, तो ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। ऑर्डर ब्लॉक्स बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेंड्स में काम करते हैं और किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा एक्यूरेसी उतनी बेहतर होगी। चलिए अब ऑर्डर ब्लॉक को देखकर ट्रेड एंट्री कैसे करते हैं इसे समझते हैं। यह बिटकॉइन 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ मार्केट प्राइस नीचे आते हुए ऐसा प्राइस एक्शन बनाती है और फिर अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है, जिससे चार्ट पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद जब प्राइस नीचे से एक स्ट्रॉन्ग मूव लेकर ऊपर निकलती है, तो यहाँ लास्ट बेरिश कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, जिस वजह से इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लेकिन इस रेड कैंडल के बाद चार्ट पर दो छोटी कैंडल्स बनती हैं, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग इसी रेड कैंडल के अंदर या उसके आसपास होती है, इसलिए हम इन दोनों कैंडल्स को इनसाइड कैंडल्स मानते हैं। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है वह यहाँ एक बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करती है और अभी तक किसी भी कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट नहीं किया है, इसलिए यह ऑर्डर ब्लॉक अभी अनमिटिगेटेड है। साथ ही यहाँ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, इसी वजह से अब हम इस जोन को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। अब जब हमने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया है, तो सवाल आता है ट्रेड एंट्री का। ऑर्डर ब्लॉक एरिया में एंट्री लेने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है टॉप एरिया से एंट्री लेना। इसमें आप ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं और स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के लो के नीचे रखते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि अगर प्राइस नीचे आते समय एक लंबी लोअर विक बनाकर इस एरिया को टैप करके तुरंत ऊपर निकल जाए, तो भी आपकी एंट्री मिस नहीं होती, क्योंकि लिमिट ऑर्डर पहले से लगा होता है। दूसरा तरीका है 50% एरिया से एंट्री लेना। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन के लगभग 50% लेवल तक रिट्रेस करती है, तब एंट्री प्लान की जाती है। इस केस में स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के थोड़ा नीचे बफर के साथ रखा जाता है। जब ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की साइज़ बहुत बड़ी होती है, तब यह तरीका बेहतर होता है, क्योंकि इससे स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। तीसरा तरीका है बॉटम एरिया से एंट्री लेना। इसमें एंट्री ऑर्डर ब्लॉक के लोअर लेवल्स पर होती है और स्टॉप लॉस और नीचे चला जाता है, लेकिन कई बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप या 50% एरिया से ही ऊपर निकल जाती है, जिस वजह से इस तरह की एंट्री मिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर्स इस ऑप्शन को अवॉइड करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने ऑर्डर ब्लॉक के टॉप एरिया पर लिमिट बाय ऑर्डर लगाया था। कुछ समय बाद प्राइस एक लंबी लोअर विक के साथ इस जोन को टच करती है और फिर अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर निकल जाती है। यहाँ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर था, इसलिए हमने बुलिश साइड में ट्रेड लिया। अगर मार्केट बेरिश प्राइस एक्शन दिखाती, तो हम बेरिश साइड में एंट्री प्लान करते। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, तो लास्ट बेरिश कैंडल को अगर कोई बुलिश कैंडल नीचे
की तरफ ब्रेक करती है तो हम उस बुलिश कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मान सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते समय कैंडल का कलर नहीं देखा जाता। उसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर लास्ट बुलिश कैंडल के हाई को ब्रेक करने वाली कैंडल बेरिश बनती है तब भी उसे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक तब तक वैलिड रहता है जब तक वह अनमिटिगेटेड होता है। जैसे ही प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक को एक बार टच कर लेती है वह मिटिगेट हो जाता है और फ्यूचर में उस जोन का असर खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार ही काम करता है। तीसरा पॉइंट यह है कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में हमेशा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ लॉन्ग ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए और बेरिश ट्रेंड में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ शॉर्ट ट्रेड्स प्लान करने चाहिए। चौथा और आखिरी पॉइंट यह है कि किसी भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट आपकी ट्रेड डायरेक्शन में मूव करे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कभी छोटे मूव्स मिलते हैं, कभी बड़े मूव्स, और कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को बिना रिस्पेक्ट किए ब्रेक भी कर सकती है। इसलिए कैपिटल प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको अपनी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज चाहिए जहां सबसे कम फ़ी और ज़ीरो स्कैल्पिंग ऑफ़र हैं, मतलब अगर आप 30 मिनट तक कोई भी ट्रेड होल्ड करते हो तो ज़ीरो ट्रेडिंग फ़ी कटेगी, तो डिस्क्रिप्शन में शार्क एक्सचेंज की लिंक है। FIU रजिस्टर्ड हैं, विदड्रॉवल UPI और बैंक दोनों में इंस्टेंट हो जाता है। और अगला वीडियो किसी टॉपिक पर बनाए कमेंट में ज़रूर बताना।